नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। जब भी हम मध्यकालीन भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? मुगल दरबार, बड़े बड़े किले, राजा महाराजाओं की कहानियां, है ना? लेकिन इतिहास सिर्फ इतना ही तो नहीं है। उस चमक दमक से दूर जंगलों में, पहाड़ों पर, मैदानों में एक और भारत बसता था। तो आज हम उन्हीं समुदायों के अनकहे इतिहास में उतरेंगे जिन्होंने चुपचाप भारत के समाज को असल शक्ल दी। तो सवाल यही है कि बड़े बड़े साम्राज्यों की छाया के अलावा वो कौन लोग थे जो असल में भारत के समाज और उसकी अर्थव्यवस्था को चला रहे थे। इसका जवाब छिपा है उन समुदायों में जिन्हें इतिहास की किताबों में अक्सर जगह नहीं मिलती। चलिए आज उन्हीं को जानते हैं। अपने इस सफर में हम सबसे पहले वर्ण व्यवस्था से बाहर के समाजों को देखेंगे। फिर हम जनजातीय और खानाबदोश जीवन की दुनिया में चलेंगे, बंजारों की अहमियत को समझेंगे और फिर ये भी जानेंगे कि कैसे कुछ जनजातियां ताकतवर राज्य बन गई। और आखिर में हम उनकी विरासत पर भी नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में एक तरफ तो वो समाज था जो वर्ण व्यवस्था पर चलता था, लेकिन ठीक उसी के साथ साथ एक दूसरा समाज भी था जो अपने ही नियमों और रिवाजों से जी रहा था। स्क्रीन पर ये दो अलग अलग दुनियाएं दिख रही हैं। एक तरफ है वर्ण आधारित समाज जहां ब्राह्मणों के बनाए नियम थे, समाज में ऊंच नीच थी। वहीं दूसरी तरफ था जनजातीय समाज जहां रिश्तेदारी, किनशिप ही सब कुछ था। यहां लोग खून के रिश्तों से जुड़े थे, अपने नियम खुद बनाते थे और सबसे जरूरी बात, जमीन और जंगल किसी एक की जागीर नहीं बल्कि पूरे कबीले की मिल्कियत हुआ करते थे। जरा एक ऐसी दुनिया सोचिए जहां लिखने पढ़ने का कोई रिवाज नहीं है। इन समाजों की कहानी कागज पर नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर जिंदा थी। उनका इतिहास, उनके कानून, उनका सारा ज्ञान, सब कुछ कहानियों और लोकगीतों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था। यही उनकी असली जीती जागती धरोहर थी। तो अब देखते हैं कि ये समुदाय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कहां-कहां फैले हुए थे और उनमें कितनी ज्यादा विविधता थी। ये नक्शा हमें उस दौर के भारत की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। देखिए, पंजाब में खोखर और गख्खर जैसे ताकतवर कबीलों का दबदबा था। पश्चिम में बलोच अपने शक्ति के लिए मशहूर थे, तो पूर्वोत्तर में नागा और अहोम का राज था। और ये जो मध्य भारत का विशाल हरा भरा इलाका है ना, ये था गोंडवाना, गोंड लोगों की धरती। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरी पूरी दुनियाएं थीं। अब बात करते हैं उन समुदायों की जो हमेशा सफर में रहते थे, खासकर बंजारों की। ये लोग मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं थे। बंजारों के पूरे व्यापार का सेंटर पॉइंट था उनका टांडा। ये सिर्फ एक कारवां नहीं था, ये एक चलता फिरता गांव था। सोचकर देखिए, हजारों बैल अनाज से लदे हुए एक साथ मीलों का सफर कर रहे हैं, गांवों से शहरों तक रोजमर्रा का सामान पहुंचा रहे हैं। ये शब्द टांडा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए। 17वीं सदी में एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने अपनी आंखों से 14,000 बैलों का एक टाणा देखा था। ये आज की कई मालगाड़ियों के बराबर है। ये बंजारे इतने जरूरी थे कि जब मुगल सेना लड़ाई के लिए निकलती थी तो उनका राशन पानी भी इन्हीं के भरोसे चलता था। सही मायनों में ये लोग मध्यकालीन भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क थे। अब जैसे जैसे वक्त बदला, कुछ जनजातीय समाजों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वे सिर्फ कबीले नहीं रहे, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े ताकतवर और संगठित राज्य बनाए। यहां हम दो सबसे शानदार उदाहरण देखेंगे। पहला मध्य भारत में गोंडों का और दूसरा नॉर्थ ईस्ट में अहोम लोगों का। इन नक्शों से ही आप उनके विशाल इलाकों का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए पहले गोंड लोगों की दुनिया में चलते हैं। वे गोंडवाना नाम के एक बहुत बड़े जंगली इलाके के मालिक थे। उनका खेती का तरीका भी बड़ा अनोखा था, स्थानांतरीय कृषि, जिसे झूम खेती भी कहते हैं। मतलब वे जंगल के एक हिस्से को साफ करके खेती करते और कुछ साल बाद उस जमीन को फिर से हरा भरा होने के लिए छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। अच्छा, ये स्लाइड परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। गोंडों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किसी भी बड़े साम्राज्य से कम नहीं था। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर होता था गढ़, जो एक तरह का प्रांत था। हर गढ़ के अंदर 84 गांव की एक यूनिट होती थी जिसे 84 कहते थे। और फिर हर 84 को 12-12 गांव के ग्रुप्स में बांटा जाता था जिन्हें बरहोत कहते थे। देखिए कितना व्यवस्थित और कुशल सिस्टम था। और गोंड शक्ति की बात रानी दुर्गावती के जिक्र के बिना तो अधूरी है। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, बल्कि हिम्मत और अपने सम्मान की लड़ाई का प्रतीक थीं।
उन्होंने अपने राज्य गढ़ कटंगा को बचाने के लिए ताकतवर मुगलों को सीधी चुनौती दी और आखिरी दम तक लड़ी। उनकी कहानी आज भी गोंड समुदाय के लिए गर्व का सबब है। चलिए अब थोड़ा पूर्व की तरफ चलते हैं और अहोम लोगों की बात करते हैं। ये लोग 13वीं सदी में आज के म्यांमार से आए और ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए और यहाँ उन्होंने एक नए और बहुत शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। ये टाइमलाइन अहोम लोगों के जबरदस्त उभार की कहानी बताती है। उन्होंने न सिर्फ आसपास के राज्यों को हराया बल्कि खुद को काफी मॉडर्न भी बनाया। सोचिए, 16वीं सदी में ही उन्होंने तोप और बारूद जैसी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और इसी ताकत के दम पर उन्होंने 1662 में मीर जुमला की अगुवाई वाले एक बड़े मुगल हमले को भी नाकाम कर दिया। अहोम राज्य की रीढ़ की हड्डी थी उनकी पाइक व्यवस्था। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस सिस्टम के तहत राज्य के लिए काम करना हर मर्द का फर्ज था। हर गांव को रोटेशन में यानी बारी बारी से अपने कुछ लोगों को पाइक के तौर पर भेजना पड़ता था। यही लोग बांध बनाते थे, सिंचाई का काम करते थे और सेना में भी लड़ते थे। ये जो जबरदस्त श्रम था, यही अहोम राज्य की ताकत का सबसे बड़ा राज था। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? इन जनजातीय समाजों और मेन स्ट्रीम समाज के बीच जो लेन देन हुआ, उसने दोनों को ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में बदला क्या? जैसा कि हम देख सकते हैं, बहुत कुछ बदला। गोंडवाना और अहोम जैसे बड़े बड़े राज्य बने। जो जनजातीय समाज कभी बराबरी पर टिका था, अब उसमें भी अमीर गरीब जैसे सामाजिक वर्ग बनने लगे। कई शासकों ने हिंदू धर्म अपना लिया और धीरे धीरे कई आदिवासी समूह वर्ण व्यवस्था का हिस्सा बनकर नई जातियों में ढल गए। ये एक बहुत धीमा लेकिन गहरा सामाजिक बदलाव था। अहोमों की एक और खास बात थी उनका इतिहास लिखने का तरीका। वे बुरंजी नाम से ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करते थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ज्यादातर जनजातीय समाज तो अपनी यादों और कहानियों पर ही निर्भर थे। इन्हीं बुरंजियों की वजह से आज हम अहोमों के बारे में इतनी सटीकता से जानते हैं। तो अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। जब हम इतिहास को सिर्फ महलों और सल्तनतों की नज़र से नहीं, बल्कि इन जनजातियों, खानाबदोशों और उनके बनाए राज्यों के नज़रिए से देखते हैं, तो क्या मध्यकालीन भारत की हमारी समझ पूरी तरह से बदल नहीं जाती? ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की कोई एक कहानी नहीं होती, बल्कि कई कहानियां होती हैं जो मिलकर ही अतीत की पूरी तस्वीर बनाती हैं। तो जब भी हम मध्ययुगीन भारत के बारे में सोचते हैं, तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े साम्राज्य, है ना? राजा महाराजा, शानदार किले। लेकिन क्या इतिहास सच में बस इतना ही था? उन साम्राज्यों की सरहदों के पार, उन घने जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में भला कौन लोग रहते थे? तो आज हम उसी दूसरे भारत की कहानी को जानेंगे। हम उन जनजातियों, उन खानाबदोश समुदायों की दुनिया में सफर करेंगे जिन्होंने मध्ययुगीन समाज को एक ऐसा अनूठा आकार दिया जिसकी बात अक्सर होती नहीं है। हमारा सफर शुरू होगा इन समुदायों को समझने से। फिर देखेंगे कि वे भारत में कहां-कहां फैले थे, अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका थी, कैसे उनके अपने राज्य बने, और आखिर में समाज में जो बदलाव आए उन पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये जनजातीय समाज थे कौन? देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये वो समुदाय थे जो ब्राह्मणों के बनाए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को आप कह सकते हैं नहीं मानते थे। वे वर्ण व्यवस्था के उस सख्त ढांचे से पूरी तरह बाहर अपनी जिंदगी जी रहे थे। उनकी जिंदगी ना प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। कुछ लोग खेती करते थे तो कुछ शिकार और चीजें इकट्ठा करके गुजारा करते थे, और बहुत से तो पशुपालक थे जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ये लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, और हाँ, उनकी अपनी मौखिक परंपराएं और रीति रिवाज भी थे जो बहुत ही समृद्ध थे। और हाँ, ये समुदाय सिर्फ कुछ छोटे मोटे इलाकों तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, ये तो पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि वे कहाँ-कहाँ थे और उनकी दुनिया असल में कितनी बड़ी थी। देखिए, ये लिस्ट कितनी लंबी है। पंजाब के खोखर और घक्खर जैसे ताकतवर कबीलों से लेकर उत्तर पूर्व के अहोम तक मध्ययुगीन भारत सचमुच जनजातीय समाजों से भरा पड़ा था। और यही विविधता, यही उनकी असली ताकत और पहचान थी। और ये बातें सिर्फ ऐतिहासिक किताबों में ही नहीं है। जैसा कि ये एकेडमिक स्टडी भी दिखाती है, भारत की जनजातीय आबादी का जो भौगोलिक फैलाव है वो हमेशा से ही बहुत बड़ा रहा है।
हर इलाके की अपनी अलग अनूठी जनजातियां थीं, जिनका अपनी जमीन से एक बहुत ही गहरा, कभी न टूटने वाला रिश्ता था। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो हमेशा चलते रहते थे, यानी खाना बदोश। ये लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं रहे थे, नहीं, असल में वे मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा थे, उसकी रीढ़ की हड्डी थे। और इन सब में सबसे अहम थे बंजारे। अब ये बंजारे अकेले सफर नहीं करते थे, उनका जो कारवां होता था उसे टांडा कहते थे। सोचिए, इसमें हजारों बैल और लोग एक साथ चलते थे। ये किसी चलते फिरते शहर जैसा था जो अपने आप में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत सिंपल था। बंजारे गांव से सस्ता अनाज खरीदते, उसे अपने बैलों पर लादते और फिर शहरों के बाजारों में बेच देते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका थी सैन्य अभियानों के दौरान बड़ी बड़ी सेनाओं तक खाना पहुंचाना। आप कह सकते हैं कि वह मुगलों जैसी विशाल सेना के लिए एक चलती फिरती सप्लाई लाइन थे। ये बात उनकी क्षमता के पैमाने को जबरदस्त तरीके से दिखाती है। जरा सोचकर देखिए, 1,00,000 बैल, 1,00,000 बैलों का काफिला जो सिर्फ अनाज ढो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक असाधारण लॉजिस्टिक उपलब्धि थी। और ये बंजारों के बिना तो मुमकिन ही नहीं थी। वे सच में अर्थव्यवस्था के पहिए थे। और जानते हैं, ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं था। इन खानाबदोश चरवाहों और बसे हुए किसानों के बीच एक बहुत मजबूत वस्तु विनिमय प्रणाली थी। यानी पशुपालक ऊन, घी और दूध जैसे अपने उत्पाद देते थे और बदले में किसानों से अनाज, कपड़े और बर्तन जैसी जरूरी चीजें ले लेते थे। ये आपसी निर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल था। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बदला, इनमें से कुछ जनजातीय समाज सिर्फ छोटे छोटे कुलों तक ही सीमित नहीं रहे। वो संगठित हुए और उन्होंने इतने ताकतवर राज्य बनाए कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकते थे। ये नंबर देखिए, 70,000। क्या मतलब है इसका? ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अकबरनामा के मुताबिक ये गढ़कटंगा के विशाल गोंड साम्राज्य में गांवों की कुल संख्या थी। सोचिए, 70,000 गांव। तो सवाल उठता है कि ये गोंड साम्राज्य इतना संगठित कैसे था? उन्होंने एक बहुत ही कमाल की प्रशासनिक व्यवस्था बना रखी थी। पूरा राज्य गढ़ों में बटा था। हर गढ़ को फिर 84 यानी 84 गांवों की यूनिट्स में बांटा गया था और हर 84 को बरहौत में, जिसमें 12-12 गांव होते थे। उनके राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि ली थी। और हाँ, रानी दुर्गावती की वीरता, जिन्होंने मुगलों का डटकर सामना किया, उनकी कहानी तो आज भी याद की जाती है। अब गोंडों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और शक्तिशाली जनजातीय राज्य की तरफ, अहोम। ये लोग गोंडों की तरह वहां के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये 13वीं शताब्दी में आज के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। और यहां उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सदियों तक मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहा। तो अहोम इतने ताकतवर बने कैसे? क्या राज था उनकी ताकत का? देखिए, उनकी ताकत का राज छिपा था उनकी सैन्य तकनीक में, जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। जरा सोचिए, 1530 के दशक में ही उन्होंने आग्नेयास्त्रों यानी बंदूकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था और 1660 के दशक तक तो वो अपनी खुद की बेहतरीन क्वालिटी की तोपें और बारूद बनाने में माहिर हो चुके थे। इसी चीज ने उन्हें एक अजेय सैन्य शक्ति बना दिया। तो अगर हम गोंड और अहोम की तुलना करें तो मुख्य अंतर क्या थे? पहला तो ये कि गोंड उसी जमीन के मूल निवासी थे, जबकि अहोम म्यांमार से आए थे। दूसरा, अहोमों के पास तोपें और बंदूकों जैसी कई बेहतर सैन्य तकनीक थी। प्रशासन भी अलग था। गोंडों का सिस्टम गांवों पर आधारित था, तो वहीं अहोम राज्य पाइक यानी जबरन मजदूरी पर निर्भर था। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फर्क ये था कि अहोमों ने बुरंजी नाम से अपना इतिहास खुद लिखा था। अब एक राज्य के तौर पर संगठित होने की इस पूरी प्रक्रिया ने इन जनजातीय समाजों को अंदर तक बदल दिया। वह पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव आया कैसे। समाज में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था उसके संगठन के तरीके में। अब समाज का जो आधार था वो वर्ण नहीं रहा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय वाले वो 4 वर्ग। इसकी जगह ले ली जाति ने, जो पेशे या किसी खास हुनर पर आधारित छोटे छोटे समूह थे। इस बदलाव ने समाज में एक बिल्कुल नया ताना बाना बुन दिया। जो बड़ी बड़े जनजातीय परिवार थे वो तो शासक वर्ग में शामिल हो गए और राजपूत कहलाने लगे। वहीं जनजाति के जो ज्यादातर लोग थे वो जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर आ गए। गोंड और अहोम राजाओं से जमीनें मिलने पर ब्राह्मणों का प्रभाव भी काफी बढ़ा
और शायद सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कई जनजातियों ने हिंदू धर्म तो अपना लिया, लेकिन साथ ही साथ अपनी सदियों पुरानी पारंपरिक मान्यताओं को भी उन्होंने जिंदा रखा। और ये सारी बातें हमें आखिरी सवाल पर ले आती हैं। जब हम इन जनजातियों के राज्यों में बदलने और बड़े समाज का हिस्सा बनने की कहानियों को देखते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। एकीकरण और सामाजिक बदलाव की ये प्रक्रियाएं, ये आज के समाज के लिए क्या मायने रखती हैं? इतिहास की ये भूली बिसरी कहानियां हमें हमारे अपने आज के बारे में क्या सिखा सकती हैं?